नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फैमिली ड्रामा कहानी लेकर आया हूं जिसमें भरोसा, प्यार, धोखा और बदले की आग सब कुछ मौजूद है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके अपने ही लोग बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। वो वर्षों तक इंतजार करता है और फिर ऐसा खेल खेलता है कि उसके दुश्मन अपनी ही चालों में फंस जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। आरव हमेशा से अपने परिवार की जान था। उसके पिता विशाल मल्होत्रा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। करोड़ों की संपत्ति, बड़ी कंपनी और समाज में इज्जत। बाहर से देखने पर उनका परिवार एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन अक्सर सबसे बड़े तूफान सबसे शांत घरों के अंदर ही पल रहे होते हैं। आरव की मां का देहांत तब हो गया था जब वो केवल 10 साल का था। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। नई मां का नाम नंदिता था। शुरुआत में नंदिता ने आरव को बहुत प्यार दिया। वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। जब नंदिता का बेटा युवान पैदा हुआ तो आरव को महसूस होने लगा कि घर में उसकी अहमियत कम होती जा रही है। विशाल मल्होत्रा भी अपना ज्यादातर समय युवान के साथ बिताने लगे थे। आरव ने कभी शिकायत नहीं की। वह पढ़ाई में शानदार था। बिजनेस की समझ भी कम उम्र में ही विकसित हो चुकी थी। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, एक दिन ये कंपनी आरव संभालेगा। ये बात नंदिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि सारी संपत्ति उसके बेटे युवान को मिले। धीरे धीरे उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। आरव बहुत बदल गया है। मुझे लगता है वह तुम्हारी संपत्ति के पीछे है। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा है। शुरुआत में विशाल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते उनका मन बदलने लगा। उधर आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने पिता को खुश रखने की कोशिश करता रहा। समय बीतता गया। आरव अब 22 साल का हो चुका था। उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन विशाल ने पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। मैं कंपनी के भविष्य के बारे में फैसला लेने वाला हूं। सबकी नजरें उनकी तरफ थीं। उन्होंने कहा, अगले महीने मैं आरव को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने जा रहा हूं। यह सुनते ही नंदिता के चेहरे का रंग उड़ गया। युवान ने भी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन दोनों ने मुस्कुराने का नाटक किया। उसी रात नंदिता ने एक फैसला लिया। ऐसा फैसला जो पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ियां होने लगी। करोड़ों रुपए गायब होने लगे। कुछ फर्जी दस्तावेज सामने आए, और उन सभी दस्तावेजों पर आरव के डिजिटल सिग्नेचर मौजूद थे। कंपनी में हड़कंप मच गया। विशाल मल्होत्रा क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत जांच शुरू करवाई। जितने भी सबूत सामने आए सभी आरव के खिलाफ थे। आरव बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन पुलिस घर पहुंच गई। आरव को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तब उसने अपने पिता की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन विशाल ने नजरें फेर लीं। वो पल आरव के दिल में हमेशा के लिए जहर बनकर उतर गया। जेल में बिताया गया हर दिन उसके लिए नरक था। उसके दोस्त उससे दूर हो गए। समाज ने उसे अपराधी मान लिया। मीडिया उसे ठग और गद्दार कहने लगी। करीब 6 महीने बाद अदालत में सुनवाई हुई। सभी सबूत उसके खिलाफ थे। जज ने उसे 5 साल की सजा सुना दी। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जेल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग कैदी से हुई। उसका नाम कबीर था। कबीर कभी देश का मशहूर साइबर एक्सपर्ट हुआ करता था। उसने आरव की कहानी सुनी। फिर एक दिन बोला, तुम्हें फंसाया गया है। आरव ने पहली बार किसी को अपनी बात पर विश्वास करते देखा। लेकिन मैं यह साबित कैसे करूं? कबीर मुस्कुराया, सच्चाई हमेशा कहीं ना कहीं छिपी रहती है। सवाल यह है कि क्या तुम उसे ढूंढने के लिए तैयार हो? उस दिन से आरव ने हार मानना छोड़ दिया। वह जेल में रहते हुए साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक और बिजनेस इंटेलिजेंस सीखने लगा। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। 5 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकला तो वो पहले वाला मासूम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में अब केवल एक लक्ष्य था, बदला। लेकिन ये बदला गुस्से से नहीं लिया जाने वाला था। ये बदला दिमाग से लिया जाएगा। वह सीधे अपने पुराने घर नहीं गया। उसने अपनी पहचान छिपा ली, नया नाम अपनाया, नई जिंदगी शुरू की, और फिर अपने परिवार पर नजर रखनी शुरू कर दी। जो जानकारी उसने जुटाई उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसके जेल जाने के बाद कंपनी तेजी से नीचे गिरने लगी थी। युवान ने कंपनी संभाल ली थी, लेकिन उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। कंपनी कर्ज में डूब चुकी थी। कई बड़े निवेशक साथ छोड़ चुके थे। विशाल मल्होत्रा बूढ़े हो चुके थे। उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, नंदिता कंपनी के गुप्त खातों से करोड़ों रुपए निकाल रही थी। वह अपने बेटे के नाम विदेशों में संपत्ति खरीद रही थी। यानी जिसने आरव को फंसाया था वही असली अपराधी थी। अब खेल शुरू होने वाला था। आरव ने एक नई कंपनी बनाई। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी बाजार में तेजी से बढ़ने लगी।
किसी को नहीं पता था कि इस कंपनी के पीछे कौन है। धीरे धीरे उसने उन्हीं निवेशकों को अपनी तरफ कर लिया जो कभी उसके पिता की कंपनी में निवेश करते थे। मल्होत्रा ग्रुप को भारी नुकसान होने लगा। युवान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार उसका प्लान कैसे फेल हो रहा है। उधर आरव छाया की तरह सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, लेकिन अभी तक किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं चला था। फिर एक दिन उसे एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे खेल को बदल दिया। एक पुराना हार्ड ड्राइव। उस हार्ड ड्राइव में 5 साल पहले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मौजूद थी, और उसी रिकॉर्डिंग में वो शख्स दिखाई दे रहा था जिसने कंपनी के अकाउंट्स में फर्जी एंट्री की थी। रिकॉर्डिंग देखते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई युवान था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वीडियो के आखिरी हिस्से में जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर आरव की सांसें रुक गईं। वह चेहरा नंदिता का नहीं था। वह चेहरा किसी और का था। ऐसा व्यक्ति जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके साथ हुआ धोखा उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। आरव कई मिनटों तक उस स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी धड़कनें तेज थीं। वीडियो के आखिरी फ्रेम में जो चेहरा दिखाई दिया था वो किसी अजनबी का नहीं था। वह उसके अपने पिता विशाल मल्होत्रा का चेहरा था। कुछ सेकंड के लिए आरव को लगा कि शायद उसने गलत देखा है। उसने वीडियो दोबारा चलाया, फिर तीसरी बार। लेकिन हर बार नतीजा वही था। युवान कंप्यूटर पर फर्जी एंट्रियां कर रहा था और उसके पीछे खड़े होकर विशाल मल्होत्रा उसे निर्देश दे रहे थे। आरव की आंखों में अविश्वास था। वह हमेशा सोचता रहा था कि उसके पिता नंदिता की बातों में आकर उससे दूर हो गए थे। लेकिन अगर ये वीडियो सच था, तो इसका मतलब था कि उसके पिता केवल धोखे का शिकार नहीं थे, वे उस साजिश का हिस्सा थे। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके मन में हजारों सवाल थे। अगर विशाल खुद इस साजिश में शामिल थे तो क्यों? क्या केवल संपत्ति के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? अगले कई दिनों तक उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। कंपनी के दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल्स, पुरानी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग। वह हर उस चीज को जोड़ने लगा जो 5 साल पहले हुई थी। और धीरे धीरे एक ऐसी तस्वीर सामने आने लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। सच्चाई उसकी कल्पना से भी अधिक खतरनाक थी। करीब 15 साल पहले विशाल मल्होत्रा की कंपनी दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गई थी। उन पर अरबों का कर्ज था। बैंक उनकी संपत्तियां जब्त करने वाले थे। उसी समय एक विदेशी निवेशक ने उन्हें बचाया। उस निवेशक ने कंपनी ने भारी रकम लगाई और विशाल को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन उस निवेश की एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता था। आरव ने जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे तो उसके हाथ कांप उठे। उस विदेशी निवेशक का नाम विक्टर हॉफमैन था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर कभी कंपनी पर संकट आता तो मल्होत्रा परिवार को अपना उत्तराधिकारी विक्टर के चुने हुए व्यक्ति को बनाना होता। लेकिन बाद में विशाल ने यह समझौता तोड़ दिया। उन्होंने आरव को उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला किया। यही वह गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। विक्टर हॉफमैन केवल निवेशक नहीं था, वह एक बेहद खतरनाक बिजनेस माफिया था, जिसके खिलाफ कई देशों में जांच चल चुकी थी, लेकिन उसके खिलाफ कभी कुछ साबित नहीं हुआ। आरव को अब समझ आने लगा था कि खेल कितना बड़ा था। विक्टर नहीं चाहता था कि कंपनी आरव के हाथों में जाए। उसने नंदिता और युवान को इस्तेमाल किया, और विशाल ने अपने पुराने राज छुपाने के लिए सच्चाई का साथ नहीं दिया। आरव के अंदर दर्द और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वह जानता था कि इतने बड़े दुश्मनों को हराने के लिए केवल सबूत काफी नहीं होंगे, उसे उनकी पूरी दुनिया गिरानी होगी। इसी दौरान एक दिन उसके पास एक रहस्यमयी कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई दी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल रात 11 बजे पुराने बंदरगाह पर पहुंच जाना। फोन कर दिया। आरव हैरान था, लेकिन अगले दिन वह तय समय पर वहां पहुंच गया। पुराना बंदरगाह लगभग सुनसान था। समुद्र की लहरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक अंधेरे से एक महिला बाहर आई। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। उसने अपना नाम सिया बताया। सिया ने जो बात कही उसे सुनकर आरव स्तब्ध रह गया। मैं तुम्हारी माँ की मौत के बारे में जानती हूँ। आरव के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसकी माँ की मौत को हमेशा एक दुर्घटना माना गया था, लेकिन सिया की आंखों में देखकर लग रहा था कि वह कुछ और जानती है। सिया ने उसे एक फाइल दी। उस फाइल में मेडिकल रिपोर्ट्स थीं, पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स थीं, और कुछ तस्वीरें थीं। सभी दस्तावेज एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। आरव की माँ की मौत दुर्घटना नहीं थी, वह हत्या थी। आरव की सांसें रुकने लगी। किसने किया था यह सब? सिया ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने केवल एक तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। तस्वीर में विशाल मल्होत्रा और विक्टर हॉफमैन साथ खड़े थे। तस्वीर लगभग 20 साल पुरानी थी। सिया बोली,
तुम्हारी माँ ने विक्टर और विशाल के कुछ गैरकानूनी सौदों का पता लगा लिया था। वो पुलिस के पास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस पिता को वो वर्षों तक अपना आदर्श मानता रहा था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराधी निकल रहा था। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। सिया ने बताया कि वो पहले विक्टर की टीम में काम करती थी। उसी दौरान उसे इन अपराधों के बारे में पता चला। अब विक्टर उसे भी खत्म करना चाहता था, इसलिए वो छिपती फिर रही थी। आरव ने फैसला कर लिया। अब ये केवल बदले की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय की लड़ाई थी। अगले 6 महीनों तक आरव और सिया ने मिलकर सबूत जुटाए। उन्होंने विक्टर के काले कारोबार का पूरा नेटवर्क खोज निकाला। मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियां, अवैध हथियारों की तस्करी, राजनीतिक रिश्वतखोरी, सब कुछ। दूसरी तरफ मल्होत्रा ग्रुप लगातार कमजोर होता जा रहा था। युवान दिन रात तनाव में रहने लगा। नंदिता को भी डर सताने लगा था कि कहीं पुराने राज सामने ना जाएं। उसी दौरान आरव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने एक गुप्त बैठक आयोजित की। उस बैठक में देश के कई बड़े निवेशक मौजूद थे, साथ ही कुछ वरिष्ठ जांच अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान उसने एक एक करके सारे सबूत पेश किए। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों से सम्मानित समझे जाने वाले लोग इतने बड़े अपराधों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आरव अभी अपना अंतिम कार्ड नहीं खेला था। उसने तय किया कि पूरी दुनिया के सामने सच उजागर किया जाएगा, एक ऐसी जगह पर जहां कोई उसे दबा सके। उसने मल्होत्रा ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ समारोह को चुना। वह समारोह शहर का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट होने वाला था। देश विदेश के उद्योगपति वहां आने वाले थे। मीडिया लाइव प्रसारण करने वाली थी। युवान और नंदिता को अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन की सबसे भयावह रात करीब आ चुकी है। समारोह वाली शाम आलीशान होटल रोशनी से जगमगा रहा था। विशाल मल्होत्रा मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तभी अचानक हॉल की सभी बड़ी स्क्रीनें बंद हो गईं। कुछ सेकंड तक अंधेरा छाया रहा। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वही वीडियो जिसमें युवान फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था और विशाल उसके पीछे खड़े थे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। विशाल का चेहरा पीला पड़ गया। नंदिता की सांसें अटक गईं। युवान कुर्सी से खड़ा हो गया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत दिखाई दिए। फिर विक्टर के साथ हुई गुप्त बैठकों की रिकॉर्डिंग। फिर आरव की मां की हत्या से जुड़े दस्तावेज। पूरा हॉल सनसनी से भर उठा। मीडिया कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लोग एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे। और वही मंच के पीछे से एक व्यक्ति सामने आया। 5 साल पहले जिसे दुनिया अपराधी मान चुकी थी, आरव। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल दृढ़ता थी। वो धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। उसने अपने पिता की ओर देखा, फिर पूरी दुनिया की ओर, और कहा, आज मैं बदला लेने नहीं आया हूं, आज मैं सच वापस लेने आया हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी क्षण बाहर से सायम की आवाज सुनाई दी। और अगले ही पल दर्जनों पुलिस वाहन होटल को घेर चुके थे, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। होटल के बाहर पुलिस के सायरन लगातार गूंज रहे थे। अंदर मौजूद हजारों लोगों के चेहरों पर डर, हैरानी और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। विशाल मल्होत्रा की आंखें आरव पर टिकी थीं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस बेटे को उन्होंने वर्षों पहले खत्म समझ लिया था, वो आज इतने बड़े तूफान के साथ वापस कैसे लौट आया। नंदिता के हाथ कांप रहे थे। युवान के माथे पर पसीना चमक रहा था। मीडिया के कैमरे हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर अपनी टीम के साथ हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने मंच की ओर बढ़ते हुए कहा, विशाल मल्होत्रा, नंदिता मल्होत्रा और युवान मल्होत्रा, आपको वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश और कई अन्य गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है। हॉल में एक साथ सैकड़ों आवाजें उठीं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग वर्षों से सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। युवान ने अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाल ली। पूरा हॉल चीख उठा। सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। लेकिन युवान ने बंदूक सीधे आरव की ओर तान दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों थे। अगर तुम वापस नहीं आते तो सब कुछ हमारा होता। आरव शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह धीरे से बोला, नहीं युवान, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। युवान कुछ कह पाता उससे पहले एक स्नाइपर की चेतावनी सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। बंदूक उसके हाथ से गिर गई। उसे हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। नंदिता रो रही थी। विशाल बिल्कुल चुप थे। लेकिन आरव जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली दुश्मन अभी बाहर था, विक्टर हॉफमैन। उसी रात सिया का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, आरव, विक्टर भाग रहा है।
वह निजी जेट से देश छोड़ने वाला है। आरव तुरंत समझ गया कि समय बहुत कम है। विक्टर जैसे लोग जेल से नहीं डरते। अगर वह एक बार भाग गया तो शायद कभी नहीं पकड़ा जाएगा। कुछ ही देर में आरव, सिया और जांच एजेंसियों की एक विशेष टीम एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन हर मिनट कीमती था। उधर विक्टर अपने निजी टर्मिनल पर पहुंच चुका था। उसके साथ हथियारबंद लोग भी मौजूद थे। वह वर्षों से ऐसे हालात के लिए तैयार था। जैसे ही उसे खबर मिली कि मल्होत्रा परिवार गिरफ्तार हो चुका है, उसने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका सामना आरव से होने वाला है। करीब 40 मिनट बाद जांच एजेंसियों की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंच गईं। पूरा इलाका घेर लिया गया। विक्टर के लोग तुरंत गोलीबारी करने लगे। अचानक पूरा परिसर युद्ध के मैदान में बदल गया। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। आरव एक दीवार के पीछे छिपा हुआ था। उसकी नज़र केवल एक आदमी पर थी, विक्टर हॉफमैन। वो आदमी जिसने उसकी माँ की जान ली थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसके परिवार को तोड़ा था और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी से खेला था। कुछ देर बाद विक्टर अपने विमान की ओर भागने लगा, लेकिन तभी सामने से आरव आ गया। दोनों पहली बार आमने सामने थे। बारिश लगातार हो रही थी। रन्ने की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। विक्टर हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम वही लड़के हो जिसे 5 साल पहले खत्म कर देना चाहिए था। आरव की आंखों में आग थी। और तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मां को मारा। विक्टर हंसा। उसकी हंसी सुनकर आरव का खून खौल उठा। तुम्हारी मां बहुत बहादुर थी, लेकिन बहादुर लोग अक्सर ज्यादा देर नहीं जीते। ये सुनते ही आरव का धैर्य टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे गुस्से से नहीं जीतना था, उसे सच से जीतना था। तभी पीछे से विशेष बलों की टीम पहुंच गई। विक्टर घिर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके सारे रास्ते बंद थे। कुछ ही मिनटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसे हथकड़ियों में देखकर आरव ने गहरी सांस ली। वर्षों से उसके भीतर जल रही आग थोड़ी शांत हुई। लेकिन अभी एक अंतिम अध्याय बाकी था। कुछ महीनों बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। पूरा देश इस मामले को देख रहा था। मीडिया इसे सदी का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला कह रही थी। एक एक करके सारे सबूत पेश किए गए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, बैंक रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, सिया की गवाही और वह फाइल जिसमें आरव की मां की हत्या से जुड़े प्रमाण थे। अदालत में कई बार ऐसा लगा कि विशाल मल्होत्रा टूट जाएंगे। वर्षों से दबा अपराध बोध अब उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। एक दिन अदालत की कार्यवाही के दौरान उन्होंने अचानक खड़े होकर कहा, मैं सब स्वीकार करता हूं। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने बेटे के साथ अन्याय किया। मैं डर गया था। मैं अपने पुराने अपराध छिपाना चाहता था और उसी डर ने मुझे राक्षस बना दिया। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में दर्द था, लेकिन अब नफरत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कई महीनों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। विक्टर को आजीवन कारावास मिला। नंदिता और युवान को भी लंबी सजा सुनाई गई। विशाल मल्होत्रा को उनके अपराधों के लिए जेल भेजा गया। मल्होत्रा ग्रुप का नियंत्रण सरकार के अधीन चला गया और आरव, उसके सामने एक नया रास्ता था। अब वह चाहे तो उसी कंपनी को वापस ले सकता था। वह चाहे तो अपने दुश्मनों की तरह सत्ता और धन के पीछे भाग सकता था। लेकिन उसने कुछ अलग चुना। उसने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। उसने एक फाउंडेशन शुरू की जहां निर्दोष लोगों को कानूनी सहायता और आर्थिक मदद दी जाती थी। सिया भी उसके साथ जुड़ गई। दोनों ने मिलकर नई शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जिसमें बदले से ज्यादा महत्व न्याय का था। कई साल बाद एक शाम आरव अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने धीरे से कहा, मां, मैं जीत गया। लेकिन यह जीत किसी को बर्बाद करके नहीं मिली थी। यह जीत सच को वापस लाकर मिली थी। वह मुड़ा और खिड़की के बाहर देखने लगा। सूरज डूब रहा था। आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। वर्षों पहले जिस लड़के से सब कुछ छीन लिया गया था, आज वही लड़का अपनी जिंदगी का मालिक था। और उसे आखिरकार समझ आ गया था कि असली बदला किसी को खत्म करना नहीं होता,
असली बदला यह होता है कि जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, उनके बावजूद आप खुद को सफल बना लें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच हमेशा लौट कर आता है। धोखा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धैर्य, बुद्धिमानी और हिम्मत के साथ उसका सामना किया जा सकता है। बदले की आग इंसान को जला सकती है, लेकिन न्याय की राह उसे मजबूत बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।